चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम हिंदी के टॉपिक वर्ण के बारे में अध्ययन करेंगे। वर्ण कहते किसे हैं, वर्ण में क्या क्या शामिल होता है, सारी चीज़ों को हम देखेंगे इस वीडियो में। वर्ण की परिभाषा क्या है तो देख लेते हैं। हिंदी भाषा में प्रयुक्त सबसे छोटी ध्वनि वर्ण कहलाती है, जैसे आ इ ई उ क ख आदि। वर्णमाला किसे कहते हैं तो वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी में वर्णमाला में 44 वर्ण हैं। उच्चारण और प्रयोग के आधार पर हिंदी वर्णमाला के दो भेद बताए गए हैं। इसमें जो भेद बताए गए हैं वो दो है। पहला है स्वर, दूसरा है व्यंजन। तो स्वर को देख लेते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है और जो व्यंजनों के उच्चारण में सहायक हों वे स्वर कहलाते हैं। ये संख्या में 11 हैं। तो एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना है कि जो स्वरों की संख्या है वो 11 है, लेकिन यदि पूछा जाए कि कुल जो है स्वरों की संख्या की कितनी है तो आपको बताना है 13। जो स्वर हैं स्वर 11 हैं, लेकिन कुल स्वरों की संख्या आपको 13 बतानी है। ये जो है 11 स्वर हैं। आ इ ई उ री ए ओ औ। उच्चारण के समय की दृष्टि से स्वर में 3 भेद किए गए हैं। तो जो ये स्वर हैं इनको उच्चारण की दृष्टि से इनके 3 भेद बताए गए हैं, 3 प्रकार बताए गए हैं। उनको देख लेते हैं। 3 प्रकार में क्या क्या हैं तो ये है ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। यहाँ पे देख लेते हैं। जो ह्रस्व स्वर है, जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ये 4 हैं, अ ई उ री। इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। तो इस तरह से हमारे जो ह्रस्व स्वर हैं ये हैं अ ई उ री। जो अगला है दूसरा है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर देख लेते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से दुगुना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। ये हिंदी में 7 हैं, आ ई उ। इसमें आप समझ सकते हैं जो ये जो ह्रस्व स्वर था इसमें छोटी ई, छोटा उ, और यहाँ पे जो दिया जा रहा है आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए ओ औ दिया गया है। तो ये 7 हैं दीर्घ स्वर। इसी तरह से प्लुत स्वर हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। प्रायः इनका प्रयोग दूर से बुलाने में किया जाता है। मात्राओं को देख लेते हैं। मात्राएं क्या हैं तो जो मात्रा है उसे कहते हैं स्वरों के बदलते हुए स्वरूप को मात्रा कहते हैं। स्वरों की मात्राएं निम्नलिखित हैं। तो स्वर की जो मात्रा है वो उसको देख लेते हैं आगे। इसमें हम मात्रा और एक एक शब्द दिए गए हैं कि यूज कैसे होता है। तो ये शब्द है अ। तो जो कम शब्द है इसमें आ का प्रयोग हुआ है। आ का जो आ की मात्रा है, ये आ की मात्रा है तो काम में जो है आ की मात्रा यूज किया गया है। ई जो है छोटी ई तो इस किसलय तो की में इसका प्रयोग किया गया है। इसी तरह से बड़ी ई है, खीर में प्रयोग किया गया है। ऊ छोटा ऊ है तो गुलाब में प्रयोग हुआ है, गु में। बड़ा ऊ है तो भूल में प्रयोग हुआ है, भू। री ऋषि में है। री जो है का प्रयोग तृण में हुआ है। ए का प्रयोग केस में हुआ है। ऐ का प्रयोग है में हुआ है। ओ का प्रयोग चोर में हुआ है, चो में। इसी तरह से औ का प्रयोग जो है चौखट में हुआ है, औ का प्रयोग। तो ये है मात्राएं। अवर्ण या स्वर की कोई मात्रा नहीं होती। जो अवर्ण है इसमें कोई मात्रा नहीं होती है। व्यंजनों का अपना स्वरूप निम्नलिखित है। तो इसमें ध्यान देना है कि यह की कोई मात्रा नहीं होती है। और जो व्यंजन का स्वरूप है उसके बारे में हम नीचे बात कर रहे हैं कि ये जो है अ लगने पर व्यंजनों के नीचे का हल या हलंत जिसे बोलते हैं चिन्ह हट जाता है, तब ये इस प्रकार लिखे जाते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ समझ सकते हैं। अगर वो व्यंजन है, व्यंजन में यदि
स्वर का प्रयोग नहीं हुआ है तो व्यंजन हमेशा इस तरह से लिखा जाएगा, हलंत लगा होगा। यदि इसमें स्वर प्रयोग हो गया तो ये पूर्ण रूप से क लिखा जाएगा। अब इसमें जो है, इसमें स्वर व्यंजन दोनों है, तो जैसे ये क है तो क में हलंत लगा प्लस अ। अब हमारा ये हो गया स्वतंत्र क, जिसमें स्वर और व्यंजन दोनों इसमें हैं। तो इसी तरह से है, चिन्ह हट जाता है, जैसे आ का प्रयोग होने से व्यंजन के नीचे हलंत हट जाता है, यही बता रहे हैं। तो जैसे क, छ, च, छ, ज, झ, त, थ, द, ध आदि में इस तरह से इसमें हलंत नहीं लगा है, तो ये स्वर और व्यंजन से मिक्स है। देखते हैं व्यंजन के बारे में। जिन वर्णों के पूर्ण उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता ली जाती है वे व्यंजन कहलाते हैं। जिन वर्णों के लिए पूर्ण उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता ली जाती है उसे व्यंजन कहते हैं। अर्थात व्यंजन बिना स्वरों की सहायता के बोले ही नहीं जा सकते। ये संख्या में 33 हैं। इसके निम्नलिखित भेद हैं। ये जो व्यंजन हैं इनकी संख्या कितनी है? 33 है। यहाँ भी ध्यान देना है, लेकिन कुल जो व्यंजनों की संख्या है वो कितनी है? ये 36 है। कुल व्यंजनों की संख्या कितनी है? 36 है। व्यंजन के भेद हैं या प्रकार हैं, इसको देखते हैं। तो व्यंजन का 3 भेद है, स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म, और एक और है संयुक्त व्यंजन। तो इसमें जो स्पर्श है, स्पर्श व्यंजन है, उसको देखते हैं। इन्हें 5 वर्गों में रखा गया है, जो हर वर्ग में 5 व्यंजन हैं। हर वर्ग का नाम पहले वर्ग के अनुसार रखा गया है, जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। यहाँ पे हम जो 5 अक्षर है वो नहीं लिखे हैं। जैसे क वर्ग में आएगा क, ख, ग, घ, अंग। ये 5 आ गए क वर्ग में। इसी तरह से च वर्ग में च, छ, ज, झ, इं। इसी तरह से ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, अड़। इसी तरह से त वर्ग में त, थ, द, ध, न। और लास्ट हमारा 5वां है प वर्ग, तो प वर्ग में प, फ, ब, भ, म। तो इस तरह से ये 5 वर्ग बनाए गए हैं इसके, और 5 वर्ग में 5 अक्षर आते हैं। आगे चलते हैं। जो इसका है अंतस्थ व्यंजन के बारे में देखते हैं। तो ये निम्नलिखित 4 प्रकार के हैं। अंतस्थ व्यंजन 4 हैं, प्रकार नहीं है, सॉरी। तो य, र, ल, व ये अंतस्थ व्यंजन हैं। यहाँ पे हलंत लगेगा सब में। उसमें व्यंजन देख लेते हैं। तो उसमें व्यंजन ये भी 4 हैं, इसमें भी हलंत लगेगा। स, ख, स, ह। और जो चौथा बताए थे संयुक्त व्यंजन, तो संयुक्त व्यंजन के बारे में देख लेते हैं। जहाँ भी 2 अथवा 2 से अधिक व्यंजन मिल जाते हैं वे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। किंतु देवनागरी लिपि में संयोग के बाद रूप परिवर्तन हो जाने के कारण इन 3 को गिनाया गया है। ये 2 व्यंजनों से मिलकर बने हैं। आगे देख लेते हैं जो हमारे संयुक्त व्यंजन हैं कौन कौन से हैं। तो छ छत्री है, तत्र त्रिशूल है, ज्ञानी है। तो जो छ छत्री बना है ये किससे बना है? तो ये बना है क से और खटकोर वाला स से। इसी तरह से जो त्र है त से बना है और र से मिलकर बना है। आगे है जो ज्ञ है, ये ज प्लस इ से मिलकर बना है। तो ये तीनों हैं हमारे संयुक्त व्यंजन। कुछ लोग छ, त्र और ज्ञ को भी हिंदी वर्णमाला में गिनते हैं, पर ये संयुक्त व्यंजन है, अतः इन्हें वर्णमाला में गिनना उचित प्रतीत नहीं होगा या नहीं होता है। चलते हैं आगे, अनुस्वर देख लेते हैं। अनुस्वर किसे कहते हैं? तो इसका प्रयोग पंचम वर्ण के स्थान पर होता है। इसका चिन्ह एक बिंदी के रूप में होता है। अक्षरों के जो वर्ण हैं, वर्णों के ऊपर जो ये लगती है बिंदी, उसके रूप में होता है। जैसे संभव को यदि लिखना है तो ये संभव लिखा गया है, इसमें अनुस्वर का प्रयोग हुआ है। संजय लिखना है तो संजय जो है इस तरह से लिखा जाएगा, तो इसमें बिंदी का प्रयोग हुआ है।
गंगा ऐसे लिखा जाता है, लेकिन अगर अनुस्वर का प्रयोग हुआ है तो गंगा ऐसे लिखा जाएगा। आगे है विसर्ग। तो विसर्ग के बारे में देख लेते हैं। इसका उच्चारण ह के समान होता है, जिसका चिन्ह किसी भी जो शब्द होता है शब्द के आगे लगता है। ये कोई शब्द है, शब्द के लास्ट अक्षर के आगे लगेगा, तो इसको विसर्ग कहते हैं। और इसका जो है उच्चारण होगा अक्षर के रूप में, तो वो इसको ह बोला जाता है। जैसे देख लेते हैं अतः, प्रातः, तो यहाँ पे ये विसर्ग लगा हुआ है, लेकिन इसको जब हम उच्चारित करते हैं तो अतः, प्रातः, तो ह का उच्चारण हो रहा है। आगे है देख लेते हैं चंद्र बिंदु। चंद्र बिंदु जब किसी स्वर का उच्चारण नासिका और मुख दोनों से होता है, मुख दोनों से होता है, किया जाता है, तब उसके ऊपर चंद्र बिंदी जैसे कोई नाक से कोई शब्द बोला जा रहा है और उसमें गले का भी प्रयोग, मुख का प्रयोग भी हो रहा है, लेकिन नाक से भी ध्वनि निकल रही है, तो वहां पे चंद्र बिंदु लगता है। यह अनुनासिक कहलाता है। तो इसी का जो उच्चारण होता है उसको अनुनासिक कहते हैं। जैसे हंसना, आँख। लेकिन आजकल आधुनिक पत्रकारिता में सुविधा और स्थान की दृष्टि से चंद्र बिंदु को लगभग हटा दिया गया है, लेकिन भाषा की शुद्धता की दृष्टि से चंद्र बिंदु लगाए जाने चाहिए। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर और 33 व्यंजन गिनाए जाते हैं। एक चीज़ इसमें मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि याद रखना है कि इसमें स्वरों की संख्या 11 है, लेकिन अगर कुल की बात करेंगे तो 13 हैं। और यहाँ व्यंजनों की संख्या यदि कुल कहा जाएगा तो यहाँ पे 36 व्यंजन होंगे जाते हैं, व्यंजन गिनाए जाते हैं, परंतु इनमें ड, ढ और अंग तथा अह जोड़ने पर हिंदी के वर्णों की कुल संख्या 48 हो जाती है। हलंत। हलंत देख लेते हैं। जब कभी व्यंजन का प्रयोग स्वर से रहित किया जाता है तब उसके नीचे एक तिरछी रेखा लगा दी जाती है। यह रेखा हल कहलाती है या हलंत कहलाती है। हल युक्त व्यंजन हलंत वर्ण कहलाता है। जैसे सतत, तो यहाँ पे जो सतत लिखा गया है ये हलंत जो लगा है, इसी को समझाया जा रहा है कि हलंत किसे कहते हैं। वर्णों के उच्चारण का स्थान। अब हम कुछ देख लेते हैं कि जो हमारे व्यंजन हैं, हमारे स्वर हैं, उनका उच्चारण स्थान कहाँ से है। तो ये एग्जाम में भी बहुत पूछा जाता है। देख लेते हैं उच्चारण स्थान। मुख के जिस भाग से जिस वर्ण का उच्चारण होता है उसे वर्ण का उच्चारण स्थान कहते हैं। तो उच्चारण स्थान देखते हैं। यहाँ पे अ, आ, क, ख, ग, घ, अंग, ह, तो ये जितने अक्षर हैं इसमें स्वर व्यंजन दोनों हैं। तो ये इसका जो है उच्चारण स्थान कहाँ पे है, तो ये है कंठस्थ। इसमें कंठ और जीभ का निचला भाग प्रयोग होता है, तो इसको कंठस्थ कहते हैं। आगे है ई, च, छ, ज, झ, इय और बड़ा स। तो तालु और जीभ का प्रयोग इसमें होता है इसके उच्चारण में, तो इसको तालव्य कहते हैं। अगर आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप इन सारे वर्णों का उच्चारण करते हुए ये महसूस करिए कि कहाँ से यहाँ तालु लग रही है, इसमें कि जीभ लग रही है, या कंठ या जीभ का प्रयोग हो रहा है। तो आपको अच्छे से सारे शब्द जो है समझ में आ जाएंगे और कभी नहीं भूलेगा। आगे है री, ट, ठ, ड, ढ, अड़ा। तो ये है मूर्धा, इसको मूर्धन्य कहते हैं। इसमें जीभ और मूर्धा का प्रयोग होता है। त, थ, द, ध, न और छोटा स दांत और जीभ का प्रयोग होता है, तो दंत कहते हैं। उ, प, फ, ब, म दोनों होठ, तो इसको होष्ट कहते हैं। इसमें सिर्फ ओठ का प्रयोग होता है, तो इसको ओष्ठ कहते हैं, ओष्ठ। ए ऐ जो है कंठ तालु, इसको कंठ तालव्य से उच्चारण होता है। कंठ तालु और जीभ से तीनों से मिलके होता है, तो कंठ तालव्य इसको कहा जाता है। ओ औ का उच्चारण जो है दांत और जीभ
और साथ में ओ होठ से होता है तो इसको कंठोष्ठ कहा जाता है। इसी तरह से आगे भी है व का उच्चारण, तो व का उच्चारण स्थान है दंतोष्ठ। व का जो उच्चारण है दंतोष्ठ। तो ये सारे जो वर्ण से संबंधित जो बेसिक जानकारी थी, हमने यहाँ पे सारे बिंदुओं को रखने का प्रयास किया है। हमें उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।